ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सूत्रों ने बड़ा दावा किया है और दावा यह है कि 241 सीटों पर सहमति बन गई है। जेडीयू 102, बीजेपी 101 और चिराग को 25 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। अंतिम दौर में यह चर्चा चल रही है। महागठबंधन लोग को लेकर भी खबर है कि सीटों पर जो टकराव है, कांग्रेस 60 सीट पर अड़ गई है। आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने की शर्त रखी है। जेएमएम ने मांगी 12 सीट, 15 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर बंगाल से है, कानून व्यवस्था को लेकर। बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ आक्रोश भड़क गया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि लड़कियों को रात में कॉलेज से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए। इस बयान पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और चौथी बड़ी खबर है नासिक से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। साइकिल से जा रही 8 साल की बच्ची को ट्रक ने रौंद दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई, मां घायल हो गई। और चलिए अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे शहर शहर आवारा कुत्तों को कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीर मुंबई से अब आई है, बोरीवली से, जहां पर एक कुत्ते ने सड़क पर चलती महिला पर अचानक हमला बोल दिया। जैसे ही कुत्ते ने महिला को काटा, वो जमीन पर गिर गई। कुत्ता चुपके से आया और सीधे महिला पर अटैक बोल दिया। सीसीटीवी में कैद इस खौफनाक मंजर को दोबारा देखिए। महिला कॉलोनी की खाली सड़क पर जा रही थी। उधर दूर छिपे कुत्ते ने महिला को देखते ही दौड़ लगा दी और अचानक उस पर हमला बोल दिया। कुत्ते ने फिर महिला को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसके बाद भी महिला का कुत्ते ने पैर नहीं छोड़ा। वो तो गनीमत रही कि करीब बैठे व्यक्ति ने महिला को बचाया। महिला के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। महाराष्ट्र के नासिक से दर्दनाक खबर आई है, जहां भयानक हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब बच्ची अपने मां के साथ कहीं जा रही थी। ऐसे हुई जानलेवा टक्कर। इस हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। जमीन पर पड़ी ये लाश और रोता बिलखता ये परिवार, इस दर्द को देखकर किसी की भी आंखें भर आई। जैसे ही हादसा हुआ, लोग बचाने दौड़े, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। पिछले कुछ दिनों से नासिक में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। अमेरिका में समंदर के किनारे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का वीडियो सामने आया, जिसमें हेलीकॉप्टर को थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद अचानक जमीन पर गिरते हुए देखा गया। ऐसे ही नाचती हुई यह हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर गया और इसमें 5 लोग घायल हो गए। इस हादसे को आप दूसरे कैमरे से भी देखिए। हंटिंगटन बीच पर हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया। पायलट ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर ऊपर जाने के बाद अचानक पेड़ों पर आकर गिर गया। संयोग ठीक था कि हेलीकॉप्टर किसी इमारत पर नहीं गिरा, वरना ज्यादा नुकसान हो सकता था। हेलीकॉप्टर हंटिंगटन बीच पर एक इवेंट में हिस्सा लेने आया। बिहार की राजधानी पटना में एक पिता पर अपने ही बेटे के बुरी तरह से टॉर्चर करने की तस्वीर सामने आई है। पड़ोसियों ने बेरहम पिता की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि पिता ने पहले नाबालिग बेटे के हाथ पांव जंजीर से बांधे, फिर जलती लकड़ी से उसके पीठ और हाथ जला दिए। बच्चे के शरीर को जला देख पड़ोसी भड़क गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सुबह में मैं निकला, मैं देखा कि वो बच्चा को पूरा पीठ जला हुआ और पूरा हाथ जला हुआ। पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में लेकर जाने लगी तो आरोपी पिता ने अपने बच्चे पर जुआ खेलने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उसको बस चला रहे थे, जुआ खेलने जाता है तो सोचा कि पैर में हल्का सा चला देंगे तो जुआ खेलना बंद कर देंगे। लेकिन पिता के दावे पर फौरन पड़ोसियों ने उसे दोबारा घेर लिया। सिक्कर बांध के घर में रखता है, बच्चा नहीं जुआ खेलता, नहीं कुछ करता। ठीक है। दिवाली से पहले ही पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी है, लेकिन मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हॉस्टल कैंपस में छात्र पटाखों की जगह पेट्रोल बम फोड़ते हुए नजर आए। हॉस्टल कैंपस में पेट्रोल रखा था और उसमें आग लगाकर लड़के भाग गए। बाकी साथी अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाने लगे और इसी बीच एक जोरदार धमाका, पूरा कैंपस गूंज उठा।
पेट्रोल पंप से निकली चिंगारी दूर दूर तक फैल गई और इसे देखकर हॉस्टल में मौजूद छात्र जश्न मनाने लगे। धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने संज्ञान लिया। अब दोषी छात्रों की तलाश की जा रही है। उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर की सालाना समस्या भी अब सामने आ गई है। हम बात कर रहे हैं सर्दियों में दिल्ली एनसीआर का दमघोटू प्रदूषण। सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली एनसीआर के आसमान में स्मॉग यानी कि धुंध की चादर दिखनी शुरू हो गई है। शनिवार को दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरकर पुअर यानी कि खराब की कैटेगरी में चला गया। सबसे बुरा हाल पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके का रहा, जहां AQI 307 यानी कि बहुत खराब की कैटेगरी में पहुंच चुका है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 14 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा खराब रहने का अनुमान है। दिल्ली की हवा खराब होने की मुख्य वजह बारिश थमने के बाद गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। हालांकि दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसानों ने पराली जलानी भी शुरू कर दी है, लेकिन उसका असर अब तक दिल्ली नहीं पहुंचा, यानी कि वो असर जब आएगा तो हालात और बिगड़ेंगे। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के आसपास दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब और खतरनाक कैटेगरी में पहुंच सकती है। तो ये पूरी तस्वीर अब सामने दिल्ली की बनकर आ रही है। बिहार चुनाव पर महागठबंधन खेमे से बड़ी खबर आ रही है। वीआईपी के मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली में सारे डॉक्टर मौजूद हैं, दिल्ली में बेहतर इलाज होगा, स्वस्थ होकर हम सब पटना लौटेंगे। और थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच रहे हैं मुकेश सहनी, यानी कि जो महागठबंधन में सीटों की लड़ाई है वो अब टकराव के स्तर पर जा रही है। खुली बयानबाजी शुरू हो गई है और मुकेश सहनी जो कि वीआईपी के प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है और इसका इलाज दिल्ली के डॉक्टर ही करेंगे। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त पेच फंसा हुआ है। यही वजह है कि अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पाया, लेकिन अनंत सिंह ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने 9 अक्टूबर को ही ऐलान कर दिया था कि वो 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस पोस्टर में उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगाई, साथ ही जेडीयू का चुनाव चिन्ह भी छाप दिया। अनंत सिंह ने पोस्टर के जरिए ये भी संदेश दिया कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का उन्हें पूरा समर्थन है। अनंत सिंह ने सिर्फ नामांकन का ऐलान भर नहीं किया, वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी इस बार मोकामा से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को अनंत सिंह के खिलाफ उतार सकती है, यानी लड़ाई भूमिहार बनाम भूमिहार की होने वाली है। सूरजभान सिंह ने 25 साल पहले अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को मोकामा में ही चुनाव हराया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ से आए मलबे ने पूरे बाजार को ही खत्म कर दिया। वो पूरी मार्केट चले गई यार, एक झटके में सब कुछ बदल गया। पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। देखते ही देखते सब बिखर गए। बड़ी बड़ी दुकान एक पल में मलबा बन गई। पूरी मार्केट खत्म हो गई भाई यार। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, सब कुछ सामान्य है, तभी ऊपर से मलबा नीचे गिरने लगा। दुकानें फट गई, पूरी दुकानें, वो देखो पूरी दुकानें, पूरी मार्केट चले गई। मार्केट अधिव्यस्त जम्मू श्रीनगर हाईवे पर था। यहाँ बड़े बड़े होटल थे जो अब मलबा बन गए। पूरा बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते ही इन दुकानों में मौजूद लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। जैसे आवाज़ें आने लगी तो आदमी को भगा दिया था हमने कि आप भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। ये खतरनाक लैंडस्लाइड सुबह 11 बजे हुआ, जब उधमपुर के बाजारों में काफी चहल पहल रहती है। और अब चलिए बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और इसका अफगानिस्तान ने भी करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान और अफगान सेना के बीच आमने सामने की जंग हुई तो पाकिस्तान बुरी तरह से पिट गया है। अफगानिस्तान ने डूरन लाइन पर ऐसा जवाबी हमला किया कि पाकिस्तान की कई चौकियां धुआं-धुआं हो गई। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर भारी आर्टिलरी से हमला किया। इससे पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई।
रात भर पाकिस्तान और अफगान सेना के टैंक आग उगलते रहे। भीषण गोलीबारी के बाद अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। मारे गए कुछ सैनिकों की तस्वीरें भी सामने आईं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वाकई धुआं कर दिया। तो अफगान फौज के ताबड़तोड़ हमले से शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर बुरी तरह बौखला गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इसी बीच अफगानिस्तान की सेना का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें अफगान सैनिक पाकिस्तानी चौकियों पर नजर आ रहे हैं। अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा करके पाकिस्तानी सैनिकों के हथियारों पर भी कब्जा कर लिया। जंग के बीच तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं और अफगान बलों ने 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा मिशन खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो अफगानिस्तान तैयार है। इन सब के बीच भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री खान मुत्तकी ने ऐसी बात कह दी है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग जाएगी। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी फैलाता है और आरोप अपने पड़ोसियों पर लगाता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान हालात को खराब कर रहा है। फिर भी ये बात करता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी सियासून और पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर बहुत सारे लोग वो ये जंजाल और ये जंग नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहता है, लेकिन ये जो बाजी हल्के हैं उसको भी सोच करना चाहिए। बिहार में चुनाव की तैयारियों में जुटे कई विधायकों को अपने क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विरोध की ताजा तस्वीर गया घाट से आई, जहां पर आरजेडी विधायक के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। जैसे विधायक महोदय ने गांव में कदम रखा, वैसे ग्रामीणों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। ये 5 साल में आप आज नजर आए हैं, 5 साल कहाँ थे? विधायक निरंजन राय पर सवालों की ऐसी बौछार हुई कि नेताजी को जवाब देते नहीं बना। 5 साल में आप आज नजर आए हैं, 5 साल कहाँ थे? आपको अभी काम है, आप आए हैं ना गाँव में हमारे। इस बात पर विधायक के समर्थक भी आक्रोशित हो गए और सवाल पूछने वाले से बहस करने लगे। इस बीच विधायक भी सफाई देने की कोशिश करते रहे। 5 साल में कहाँ थे? 5 साल में तो नजर नहीं आए। आए हैं तो आपसे नहीं भेंट। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू 101 सीट पर लड़ेंगी तो बराबर की सीटें होंगी। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी और जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर है। 243 सीटें कुल हैं, जिनमें से 202 सीट पर जो फार्मूला है वो निकलकर सामने आ गया है। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है और इस बंटवारे के मुताबिक बीजेपी जेडीयू का जो पूरा आंकड़ा है वो फाइनल हो गया है। 101 सीट पर बीजेपी, 101 सीट पर जेडीयू। और इसके साथ ही साथ ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। जो एलजेपी है, रामविलास पासवान 29 सीट मिली हैं, आरएलएम को 6 सीट और हमको जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीट दी गई है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ गई। तो एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो अब साफ हो चुका है। एलजेपी आर को 29 सीट दी गई है और इसके साथ ही साथ मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं, आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसे भी 6 सीटें दी गई हैं। तो थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई थी जेपी नड्डा के आवास पर, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। माना जा रहा था कि इसके बाद सहमति बनेगी और अब तस्वीर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से साफ हो गई है। मांझी की पार्टी की 6 सीटें मिली हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें दी गई हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 101 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और एलजेपी को 29 सीटें दी गई हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था ये पेच के रूप में फंसा था, अब तस्वीर एनडीए की तरफ से बिहार में साफ हो गई है।
बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है और जिस बात की लगातार चर्चा हो रही थी और आज सुबह ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि जो चिराग पासवान की पार्टी को कुछ ज़्यादा सीटें मिल रही हैं और वो जानकारी जो है हमने अपने दर्शकों को दी थी और लगातार यही कह रहे थे कि वो जो नेगोशिएशन चल रहा है वहाँ पर चिराग पासवान का पलड़ा थोड़ा सा भारी ज़रूर है। और ऐसे में बस चर्चा यही थी कि जो है 7 जो सीटें जो लगातार हमको देने की बात हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने की बात हो रही थी, अगर वो लोग जो है एडजस्ट करते हैं तो चिराग पासवान की सीटें और बढ़ सकती है और कमोवेश वही हुआ है। और इसी वजह से जो अधिकारी जो है बने रहिए, हमारे सहयोगी पवन गौड़ भी जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से एनडीए में लगातार खींचतान मची हुई थी सीटों को लेकर, क्योंकि हम भी ज्यादा सीटें मांग रही थी, उपेंद्र कुशवाहा का भी कहना था कि हमको भी ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन अब तस्वीर पूरी साफ हो गई है। ये सहमति से सारे दल खुश हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है और ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर बन रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत कर रहे हैं। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और ये जो पूरी तस्वीर है, बिहार तैयार है एनडीए सरकार बनाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी ट्वीट सामने आया है, इस पर पोस्ट किया गया उनकी तरफ से। तो देखिए, ठीक जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उससे ठीक पहले औपचारिक ऐलान बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कर दिया गया है और अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे कुछ ही मिनट के पहले धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट आया और उसमें बिहार चुनाव को लेकर जो सीट का फॉर्मूला था वो जनता के सामने रख दिया गया है। इसमें एलजेपी-आर को 29 सीटें मिली हैं, मांझी की जो पार्टी हम है उसे 6 सीट दी गई है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट मिली है, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू को 101 सीट मिलेगी। ये पूरी तस्वीर है। पटना से हमारे सहयोगी शशांक जुड़ गए। शशांक, एनडीए की तरफ से फॉर्मूला सामने आ गया है, अब ये जो लड़ाई है इसमें जो सहयोगी दल है वो खुश हैं 6-6 सीट पाकर क्या? देखिए, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी था और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पूरे मामले में जो है नज़र बनाए हुए था। बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है सहयोगी दलों से लगातार जो है उन लोगों की तरफ से बात की जा रही थी, तब जाके ये फार्मूला सामने आया है। बीजेपी जदयू 101, चिराग 29, मांझी और कुशवाहा को 6-6 सीट। लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था उसी तर्ज पर बिहार विधानसभा चुनाव में भी हुआ है, ये दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। बीजेपी जदयू बराबर सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है। वहीं जदयू की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि हम लोग ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है कि बीजेपी और जदयू जो है वो बराबर सीटों पर लड़ रही है। आप याद कीजिए, जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो एनडीए में जदयू को 122 सीट मिली थी। जदयू ने अपने खाते से 7 सीटें मांझी को दी, 115 पर लड़ी थी। बीजेपी को 121 सीटें मिली थी, 11 सीटें बीजेपी ने सहनी को दी थी और 110 सीटें जो हैं अपने खाते में रखी थी। तो उस समय 110-115 वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर बराबर सीटों पे जो वो चुनाव लड़ा जा रहा है। जो बराबर आकार दिख रहा है जेडीयू और बीजेपी का, क्या सीट शेयरिंग में जो बराबरी वाला फॉर्मूला है इसके पीछे भी कोई सियासी संकेत छिपा हुआ है? ये सीधा मैसेज है कि बिहार में अब बीजेपी जो है छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। आप ध्यान रखिए, जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी जो है सबसे ज़्यादा विधायक रखी हुई है और उसने तीसरे नंबर के पार्टी के नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो इसलिए अब सीधा मैसेज ये जदयू को है कि अब हम भी आपके बराबरी में हैं। जी बिल्कुल। शशांक हमारे साथ बने रहे, अंकित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित, जिस तरीके से ये सीट शेयरिंग को लेकर पूरी बातचीत चल रही थी, चिराग पासवान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े रहे, उन्होंने एकदम कदम पीछे नहीं खींचे। उनके आवास पर बिहार में कई दौर की बैठकें चली, लेकिन 29 सीटें उन्हें मिली, तो वो अपनी बात को मनवाने में सफल रहे और ज्यादा सीट ले जाने में सफल रहे। बिल्कुल अंकित, एक बार फिर से आपको रोकना चाहेंगे। चिराग पासवान का एक्स पर पोस्ट भी आ गया है, एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो उन्होंने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, देखिए उसको लेकर ये उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि एनडीए परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये जो बंटवारा हुआ है विधानसभा चुनाव 2025 के लिए, सीटों का बंटवारा पूरा किया गया और बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। ये चिराग पासवान की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। अंकित, वो कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव का सीट बंटवारा पूरा हुआ, लेकिन जो
सहयोगी दलों के रूप में जो छोटे दल हैं उनमें सबसे बड़ी कामयाबी चिराग पासवान ने हासिल की 29 सीटें। बिल्कुल, और उसकी वजह देखिए, अगर हम अवधेश समझना चाहें तो पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनके वहां पर 5 सांसद आए थे और उसी आधार पर वो लगातार ये कह रहे थे कि अगर जो है एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीट का फॉर्मूला है तो फिर वहां पर हमारे 30 सीटें हमको कम से कम मिलनी चाहिए। तो उसी का जिक्र चिराग पासवान लगातार कर रहे थे और कमोवेश उनको कुछ हद तक उसमें कामयाबी भी मिली है। लेकिन अवधेश यहाँ पर एक दो जानकारी मैं जिस पर रेखांकित करना चाहूँगा, पिछले अगर हम 48 घंटे पहले की बात करते हैं तो लगातार ये जानकारी सामने आ रही थी कि जेडीयू 103 सीटों पर और 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी और वहां पर यह हो रहा था कि ऐसे में फिर चिराग को अगर जो सीटों को बढ़ाना हुआ तो वो कौन एडजस्ट करेगा। तो यहां पर अब जिस बात का जो अभी जिक्र शशांक भी कर रहे थे कि यहां पर अब बिहार में जेडीयू या बीजेपी में कौन बड़ा भाई छोटा भाई वाला वो भेद खत्म हो गया है। बीजेपी और जेडीयू जो है बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और एक जो दूसरा सवाल उठ रहा था जो पिछले जो 48 से 72 घंटों के दौरान उपेंद्र कुशवाहा का जो पोस्ट सामने आया था, जीतन राम मांझी का पोस्ट आया था, उन्होंने 15 सीटों तक की बात कर दी थी, लेकिन कल ही जो क्लियर हो गया था कि उनको 7 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। हालांकि आज भी जो जीतन राम मांझी पटना चले गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये जो पहले ही बता दिया गया था कि आपको हम इससे ज्यादा सीटें नहीं दे सकते। हालांकि एक चर्चा जो कल से लेकर के आज तक जरूर चली थी दोपहर तक कि क्या जीतन राम मांझी को 7 सीटें या 8 सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर पहले ही साफ थी कि 6 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही जो ये क्लियर हुआ कि मांझी को 6 पे एडजस्ट किया जा सकता है तो वहां पर हमने जो सुबह ही एक खबर दी थी कि चिराग पासवान को 28 तक सीटें मिल सकती हैं। जैसे ही जो मांझी की जो 7 सीटें थी वो 6 पर तैयार हुए, वहां पर जो 1 सीट थी उसका भी फायदा चिराग पासवान को मिल गया। तो कमोवेश जो है यहां पर आज सुबह भी जब अमित शाह के घर पे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जो बैठक हुई थी वहां पर संजय झा और लल्लन सिंह मौजूद थे, जेडीयू के 2 वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ नेता, और वहां पर यह तय किया गया कि बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटों पर लड़ेगी और जो 1 सीट एक्स्ट्रा होगी, यानी कि जो बराबर की सीटें हैं उसमें एक जो सीट जेडीयू के खाते में एक्स्ट्रा जा रही थी वो हम अपने सहयोगी दलों को देते हैं, जिससे कि आपसी सौहार्द जिसका जिक्र अभी चिराग ने किया है वो बना रहे। और कमोवेश उसी लाइन पर यह सीट का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल शशांक, अगर हम की बात करते हैं, जीतन राम मांझी की बात करते हैं, तो उनकी तरफ से और उनके बेटी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि कम से कम 13 सीट तो चाहिए, क्योंकि स्टेट पार्टी का दर्जा भी चाहिए। उसके बाद जब बिहार में सहमति नहीं बनी तो वो दोनों लोग दिल्ली आ गए थे। तो ये जो 6 सीटों पर माने हैं, सौहार्द बना हुआ है, कहीं कोई नाराजगी की खबर तो नहीं है? देखिए, ये मांझी के पार्टी के पर कतर दिए गए हैं। 15 सीटों की सूची उन्होंने सौंपी थी और कहा था कि 8 विधायक हमारे जीतेंगे तभी स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। कुछ उनकी सुनी नहीं गई है। पिछली बार उनको 7 सीटें एनडीए में मिली थी 2020 में, इस बार 1 सीट और कम कर दी गई है, 6 दे दिया गया है। कुशवाहा के भी पर कतर दिए गए हैं। 2015 में जब वो एनडीए में थे तब उनको 23 सीटें मिली थी। 2020 में वो ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट बनाए थे। इस बार भी वो 23 नहीं तो 13 की जीत पर अड़े हुए थे, सिर्फ 6 सीटें उनको दी गई हैं। अब कौन कौन सी सीटों पर उनको लड़ना है ये देखना होगा। अब ऐसा ना हो कि उनको ऐसी सीटें दे दी जाएं जिससे वो नाराज हो जाए। तो अभी भले सीट शेयरिंग हुआ है, लेकिन किसके खाते में कौन सी सीट जाएंगी ये देखना अभी बाकी है। यानी कि शशांक ये कह सकते हैं कि ये जो सीट बंटवारे की टेंशन थी वही एक और टेंशन इंतजार कर रही इस बात के लिए कि कौन कहां से लड़ेगा। बिल्कुल, ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को वैसी सीटें चाहिए जहां पर हमारा जो उम्मीदवार है वो जीत सके। तो अब किसके खाते में कौन सी सीट जाएंगी जब सूची जारी होगी कैंडिडेट्स की तो पता चलेगा। लेकिन ये है कि हाँ, सीट शेयरिंग जो है एक बड़ा टेंशन था एनडीए में, जो अब सुलझ गया है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है इन्वॉल्व हुई, लगातार सहयोगी दलों को जो है उनसे बात करने की जो है वो कोशिश की गई है। मांझी दिल्ली से रवाना हुए हैं, पटना पहुंच रहे हैं। अब उनका पहला रिएक्शन क्या होता है ये देखना होगा। अब स्टेट पार्टी का तो दर्जा मिल नहीं पाएगा, उसके लिए उनको 8 विधायक जितने होंगे, सीटें उनको 6 दी जा रही है। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। वो तो अड़े हुए थे भाई कि हमको 13 तो कम से कम दीजिए, हमारी पार्टी कैसे। बिल्कुल शशांक, और देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है बिहार को लेकर वो निकल कर सामने आया और आप देखिए अब केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उससे सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जहां पर चुनाव की रणनीति बनेगी। लेकिन जैसा कि शशांक बोल रहे हैं कि एक टेंशन तो दूर हो गई कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये जो पूरी तस्वीर अंकित बन रही है कि, और हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज जी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है,
ये जो पूरी हम आंकड़े देख रहे हैं, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? सारे सहयोगी संतुष्ट हैं आपके? बिल्कुल, सारे सहयोगियों ने ट्वीट किया है जी। और हम पूर्व में भी ये कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन एकजुट है, दरार नहीं है, करार है। और हमारे कार्यक्रम पर भी सहमति है, नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी ने इस पर सहमति है। तो हमारे गठबंधन में कहाँ कोई परेशानी? और गठबंधन में सीट महत्वपूर्ण नहीं होता है, सबका समानता का भाव है, सबका एक ही संकल्प है, एक ही निर्णय है। अरे कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर कैसे कर देगा? बिल्कुल, लेकिन नीरज कुमार जी, जो बिहार में एक सियासी बात कही जाती है लंबे समय से कि बड़ा भाई जेडीयू, छोटा भाई बीजेपी, तो अब ये जुड़वा भाई बन गए हैं, बराबर सीटें दोनों की। देखिए, भारत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा है ना, हमारी पार्टी का 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमको 43 एमएलए था। तो क्या क्या मेरे बारे में कहा गया? अरे नीतीश कुमार जी, मैंने पहले कहा कि कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता है। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सीट आया है, मिला है, मांझी जी को मिला है, चिराग जी को, तो एनडीए के रूप में लड़ेंगे ना। अच्छा, उधर का पूछिए ना कि राजनीति की बारात सज गई, दूल्हा पता नहीं, असहवाला सब कह रहा है कि हम डिप्टी सीएम होंगे। ठीक है, बहुत हमारे यहाँ तो सब ठीक है जी। बहुत शुक्रिया नीरज जी, हमारे साथ आप जुड़े। तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े थे। उनका कहना है कि बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात नहीं है, और उनका कहना यह भी है कि नीतीश कुमार को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। अंकित, अब सवाल ये उठ रहा है कि सीटों का फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन जो शशांक अभी बात कह रहे थे कि वो सिर्फ फुटबॉल तो हो गई दूर, लेकिन अभी एक झगड़ा इस बात पर हो सकता है कि कौन कहां से लड़ेगा, किसके समीकरण किस सीट पर ज्यादा बैठ रहे हैं। तो क्या इसको लेकर भी कोई फार्मूला तय हुआ है, या फिर ये जो बैठक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसमें चीजें तय हो सकती हैं? देखिए, इसमें जो है, इसमें तो सिर्फ उम्मीदवारों के नाम तय होंगे, लेकिन अवधेश, अब आप खुद समझिए, यहाँ पर जो बीजेपी की बैठक है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद हैं और तमाम नेता मौजूद हैं, वहाँ पर उम्मीदवारों का नाम बीजेपी की तरफ से तय किया जा रहा है। इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि बीजेपी जब अगर उम्मीदवारों का सीट के हिसाब से नाम तय कर रही है, तो सीट को लेकर भी काफ़ी हद तक सहमति बन चुकी है। ये नहीं है कि पूरी तरह से 100% सहमति बन गई होगी, कुछ सीटें ज़रूर ऐसी होंगी जहाँ पर गतिरोध होगा, लेकिन एक लार्ज स्केल पर अगर हम बात करते हैं, एक मोटे तौर पर बात करते हैं, तो सीटों को लेकर भी सहमति बन गई है। इसी वजह से ये बीजेपी की सीईसी की बैठक हो रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और वहां पर जब उम्मीदवारों के नाम पर जो चर्चा होगी या उम्मीदवारों के नाम का जब ऐलान किया जाएगा, तो बाकायदा क्षेत्रवाद यानी कि विधानसभा के हिसाब से ऐलान किया जाएगा कि बीजेपी का उम्मीदवार इस विधानसभा से ये होगा। तो इसका मतलब तो ये भी इशारा मिल रहा है कि लगभग अगर हम कहें कि जो है बिहार में 243 सीटें हैं, उसमें से 200 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन चुकी है। उसी आधार पर जो चुनाव समिति, जो केंद्रीय चुनाव समिति है बीजेपी की, वो यहां बैठक कर रही है। जल्द ही जेडीयू की तरफ से ऐलान होगा, चिराग पासवान ऐलान करेंगे। तो कुछ सीटें ऐसे जरूर हैं जहां पर चिराग पासवान सोचेंगे कि हाँ, हम अपना उम्मीदवार उतारें, जहां पर मांझी हो सकता है वो सीट देने को तैयार ना हो, वो गतिरोध जरूर होगा, लेकिन वो भी दूर कर लिया जाएगा। ये बीजेपी के और एनडीए के जो वरिष्ठ नेता जरूर कह रहे हैं, लेकिन फिर दोहरा रहा हूं कि एनडीए में बड़े तौर पर अगर हम एक लार्जर पिक्चर देखते हैं, तो सीटों को लेकर भी कि कौन सा उम्मीदवार किसके सिंबल पर कहां चुनाव लड़ेगा, उसको लेकर भी काफी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है। और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ये साफ इशारा कर रही है कि यहां पर जिन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, जिनका नाम जो तय किया जाएगा, इसका मतलब साफ है कि वो सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। और जो हमको जानकारी मिली है, पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम लगभग ये जो आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है उसमें तय कर दिए जाएंगे, लगभग बिल्कुल तय कर दिए जाएंगे। तो इस बीच एक बार फिर से बता दें कि बड़ी खबर यह है कि एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है, और बिहार में एनडीए किस तरीके से, किस फार्मूले के साथ लड़ेगी, वो तस्वीर भी साफ हो चुकी है। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 101 सीट पर, एलजेपी-आर को 29 सीटें मिली हैं, मांझी की पार्टी हम को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। तो कुल 243 विधानसभा सीटें जो हैं, एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है, और इस बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू समान सीटें यानी कि 101 सीट
सीट पर बीजेपी और 101 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। चिराग की पार्टी एलजेपीआर 29 सीट, मांझी की पार्टी हम को 6 सीटें मिली हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। और अब इस ऐलान के बाद जेडीयू पूछ रही है कि आखिर महागठबंधन के जो स्थिति है वो कहां है। तो सियासत का एक नया सिरा यहां से खुल गया है। महाराष्ट्र में एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मुंबई के पास कलवा में एक महिला को निशाना बनाया गया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी महिला को अपने दफ्तर बुलाया और थप्पड़ मार दिया। राज ठाकरे की पार्टी के गुंडे यही नहीं रुके, थप्पड़ मारते हुए वीडियो को राज ठाकरे के ऑडियो के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया। हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ। महिला की पिटाई का ये वीडियो मुंबई से सटे कलवा इलाके का है। ट्रेन में इस महिला का किसी मराठी से विवाद हो गया था। इसके बाद एमएनएस की महिला नेता ने, जिसकी तस्वीर राज ठाकरे के साथ भी है, उसने इस महिला को ढूंढ निकाला और अपने कार्यालय ले जाकर माफी मंगवाई। मैंने उसको गाली गलौज दिया, मैंने उसको मेरा हाथ भी उठा है उसके ऊपर, जिसकी वजह से मैं पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र लोगों से माफी मांगती हूँ। जैसे ही महिला ने माफी मांगी, एमएनएस की महिला नेता ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और धमकी दी कि आगे भी ऐसा ही करेगी। क्या हुआ। मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा कई दिनों से बंद थी, लेकिन प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों के लिए अच्छी खबर है। प्रेमानंद महाराज की तबीयत में सुधार हुआ है। राधा! प्रेमानंद महाराज सुबह अपने आश्रम से निकले और भक्तों को दर्शन दिया। कई दिनों बाद संत प्रेमानंद की एक झलक पाकर उनके अनुयायी खुशी से झूम उठे। जो भक्त सुबह पदयात्रा में प्रेमानंद महाराज के दर्शन नहीं कर पाए, वो प्रेमानंद महाराज की केलीकुंज आश्रम पहुंचे। इस दौरान कोई आश्रम पर मत्था टेकता दिखा तो कोई भक्त केलीकुंज आश्रम में मजीरा बजाकर राधा रानी की भक्ति में लीन नजर आया। गाजियाबाद की वसुंधरा में लगता है बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। दिन दहाड़े महिला की चेन लूट ली जाती है और बदमाश आराम से फरार भी हो जाते हैं। महिला घर की चौखट पर हाथ में पानी का पाइप लिए खड़ी थी। उसे पास में मंडरा रहे बदमाशों की कोई खबर नहीं थी। चंद सेकंड बाद काले रंग की बाइक पर हेलमेट लगाए 2 बदमाश पहुंचे। पीछे बैठे बदमाश ने चेन खींची और दोनों फरार हो गए। बबीता ने शोर मचाते हुए लुटेरों का पीछा किया। करीब 50 मीटर तक वो दौड़ी। आसपास के लोगों ने भी शोर मचाया, लेकिन बाइक सवार दोनों लुटेरे फरार हो गए। महाराष्ट्र के पुणे में एनडीए के एक कैडेट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने वाले कैडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह यूपी के बहराइच के रहने वाले थे और एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर चयनित हुए थे। आत्महत्या के पीछे रैगिंग के आरोप लगे हैं। 10 अक्टूबर की सुबह अंतरिक्ष सिंह का शव संदिग्ध हालत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के फांसी के फंदे पर लटकता मिला। अंतरिक्ष सिंह की मौत के साथ ही आसमान में उड़ने का उनका सपना टूट गया। अंतरिक्ष की असमय मौत के लिए एनडीए कैंपस में रैगिंग को वजह बताया जा रहा है। उनके घर वालों का आरोप है कि सीनियर कैडेट अंतरिक्ष को हमेशा परेशान किया करते थे। सीनियर कैडेट अंतरिक्ष को कमरे में बंद कर देते थे और उसे खाना तक नहीं खाने देते थे। घर वालों का आरोप है कि कुछ सीनियर्स पानी पिला पिलाकर अंतरिक्ष से उल्टी करवाते थे, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। रात में क्या है, किसी के साथ जो है ज्यादती करते हैं, खाना नहीं खाने देना, परेशान करना, जगा के रखना, टाइम से छोड़ना नहीं उसको। एनडीए कैडेट अंतरिक्ष सिंह का पार्थिव शरीर सुबह बहराइच उनके गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ सेना के जवानों ने पार्थिव शरीर को सलामी दी और उनका अंतिम संस्कार किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।